स्वागत है, मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इसके साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, जिससे मुकाबला काफी दिलचस्प भी हो गया है। एक तरफ कांग्रेस ने अनुभव पर भरोसा जाहिर किया है, तो वही अपने वर्तमान चेहरे को दोहराया है। एक बार फिर से फूलोदेवी नेताम को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है और उनका मानना है कि अनुभव और संगठन में पकड़ उन्हें मजबूत दावेदार मानती है। दूसरी ओर बीजेपी ने इस बार नया और महिला चेहरा सामने रखा और मैदान में उतारा है। बताइए आपको कि भाजपा इस चुनाव में नए नेतृत्व और सक्रियता के दम पर मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश में है। ऐसे में इस चुनाव को अब अनुभव बनाम नए और सक्रिय चेहरे की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर चर्चाएं तेज है कि क्या अनुभव बाजी मारेगा या फिर नया चेहरा अपनी सक्रियता से चुनावी समीकरण को बदल देगा। इसी पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले सुनिए बयानबाजी। कार्यकर्ता के रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर काम करना स्टार्ट किया था और आज इस देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और इस हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी ने साथ साथ हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी और प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय किरण सिंह जी ने पूरे हमारे पार्टी के समस्त नेताओं के साथ लाखों कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के साथ मुझे ये जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं उनका पूरा धन्यवाद करती हूँ। मान रखते हुए उस भूमिका को बड़ी बखूबी से निभाने का पूरा प्रयास करूँगी। पार्टी ने मुझे जब भी कोई जिम्मेदारी दी है, चाहे छोटी से छोटी हो जिम्मेदारी, चाहे बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी हो, उनको मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाया है और मुझे विश्वास है कि उनके विश्वास को मैं पूरी तरह से उसमें समर्पण के साथ खरी उतरूंगी। देखिए, चुनौतियां रहते हैं, लेकिन उस चुनौती का भी समाधान होता है। परिस्थिति के अनुसार कुछ मुद्दे सामने आते हैं, हम विपक्ष में हैं, निश्चित तौर पर उस मुद्दों को लेके हम सामने आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा जब भी सदन में बोलने का मौका मिला है मेरे को, तो मैं बराबर भाग ली हूँ और आगे भी लेते रहूँगी। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के प्रगति के लिए हमेशा ये हमारा लक्ष्य रहेगा, उद्देश्य रहेगा कि हम उस समस्या का समाधान करें और मांग करें। उम्मीदवारों को लक्ष्मी वर्मा और साथ ही फूलोदेवी, जो कि वर्तमान में सांसद भी हैं और उन्हीं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस वक्त जो खास मेहमान है वो जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जहाँ बीजेपी का पक्ष रखेंगे रविंद्र सिंह है। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता है जावेद खान जी, बहुत स्वागत है आपका जावेद जी इंडिया न्यूज पर। शुरुआत में जावेद जी आप ही के साथ करूंगी। फूलोदेवी जिनको उम्मीदवार बनाया आपने, वो उन्हीं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उनके साथ है केटीएस तुलसी, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लेकिन सवाल मेरा ये है आपसे कि फूलोदेवी पर दोबारा भरोसा कांग्रेस क्यों कर रही है? नमस्कार साक्षी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार और साथ ही साथ देश और प्रदेश के सभी आपके दर्शकों को होली की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, जब किसी के ऊपर भरोसा जताती है और जब वो अपने भरोसे पर खरा उतरता है, तो निश्चित तौर पर वो पार्टी उसे पुनः अवसर देती है। मुझे आप केवल 2 मिनट दीजिएगा, मैं फूलोदेवी नेताम जी के राज्यसभा का कार्यकाल पर छोटा सा प्रकाश डालूंगा, इसी से आपके सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए, फूलोदेवी नेताम जी 2000 में राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत हुई। अगर उनकी उपस्थिति की मैं बात करूं तो औसत जो उपस्थिति होती है राज्यसभा में वो 80% है, लेकिन फूलोदेवी नेताम जी की उपस्थिति 88% है। मतलब औसत उपस्थिति से 8% वो ज्यादा उपस्थित रही है। बहसों में भागीदारी की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय औसत जो है 151 है, वो 284 बहसों में उन्होंने भाग लिया है। प्रश्न पूछने की बात पे अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय औसत उसमें है 264, वो 475 प्रश्न संसद के अंदर में उन्होंने पूछा है, जो राष्ट्रीय औसत से 80% ज्यादा है।
विधेयकों में भागीदारी की अगर मैं बात करूं तो कोई निजी सदस्य विधेयक उन्होंने नहीं लेके आए, लेकिन सरकारी विधेयकों में वो लगातार सक्रिय रही। विशेष हस्तक्षेप में अगर मैं बात करूं तो जैसे झारखंड बिहार की मुख्य मुद्दे हो, छात्रों की आत्महत्याओं का मुद्दा हो, दंतेवाड़ा में बाढ़ प्रभावितों का मुद्दा हो, ऐसे कई बहसों पर उन्होंने विशेष रूप से हस्तक्षेप उन्होंने किया जी। उसके अलावा राज्यसभा में उठाए गए उनके द्वारा प्रमुख जनहित के मुद्दों पर भी मैं प्रकाश डालता हूं। कृषि और किसान कल्याण, किसान आत्महत्या, गन्ना सोयाबीन, किसानों की समस्या, फसल नुकसान, ये सब विषय उन्होंने राज्यसभा में उठाए। स्वास्थ्य और कल्याण की अगर मैं बात करूं तो मातृ स्वास्थ्य, उसके अलावा कैंसर को लेकर के, किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, एम्स की सुविधाओं को लेकर, कोविड-19 में वैक्सीन वितरण को लेकर, कुपोषण, महिलाओं बच्चों में कुपोषण को लेकर, ये सारे विषय उन्होंने उठाए। पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में यानी आप वनों कह की रहे हैं कुल कटाई- मिलाकर कि वो राज्यसभा में काफी एक्टिव रही हैं, रिप्रेजेंट किया उन्होंने प्रदेश को। प्रदेश को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया, देश को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया। हाँ, और यही कारण बनता है कि कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से एक बार फिर से एक आदिवासी महिला जिसको अवसर मिला, उसने अपने आप को साबित करके दिखाया, उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने के लिए हमने मनोनीत किया। ठीक है। रविंद्र सिंह जी, देखिए देवेंद्र प्रताप सिंह इकलौते राज्यसभा मेंबर हैं इस वक्त वर्तमान में बीजेपी के छत्तीसगढ़ से। क्या ये माना जाए कि लक्ष्मी वर्मा को टिकट देना, उम्मीदवार बनाना इस सिंगल डिजिट को डबल कर सकता है? कितने आश्वस्त आप और आपकी पार्टी? पूरी तरह आश्वस्त है। और क्या कहते हैं, लक्ष्मी वर्मा जी मतलब चुनाव जीतेंगी। वैसे भी छत्तीसगढ़ से 2 सीट है ही, एक कांग्रेस के लिए, एक राज्यसभा के लिए। अच्छी बात है कि इस बार कांग्रेस ने फूलोदेवी नेताम को पुनः मौका दिया है। उन्होंने अभी से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ के मूल छत्तीसगढ़ के निवासियों को उन्होंने मौका दिया, क्योंकि पिछली बार जब सत्ता में थे, सत्ता के मद में मदमस्त होकर अहंकारी रूप से इन्होंने 3 लोगों को जो बनाया था उससे किसी से छिपा नहीं है, चाहे KTS तुलसी हो, चाहे रंजीता रंजन हो, या मतलब शुक्ला हो, राजीव शुक्ला जी। एक होशियारपुर पंजाब से, दूसरा क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से, और तीसरा बिहार या झारखंड से। एक भी छत्तीसगढ़ का योग्य व्यक्ति नहीं मिला था। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में लगातार इस मुद्दे को किया था, प्रयास किया था उठाने के लिए। आज उसी का दबाव है कि फूलोदेवी नेताम को बनाया, नहीं तो मुझे तो लगता नहीं। हम तो नाम सुन रहे थे, फिर बाहरी लोगों को दिग्विजय सिंह का या अभिषेक मनु सिंघवी का, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबाव था कि छत्तीसगढ़ के निवासियों को, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को मौका देना है। उन्होंने दिया, अच्छा, अच्छी बात है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे हम एक आदिवासी महिला को ये दिए, सौभाग्य की बात है। नहीं तो आदिवासियों की चिंता कांग्रेस कर ली, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमने देखा आजादी के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू जैसा राष्ट्रपति हमको मिले आदिवासी के रूप में, और छत्तीसगढ़ में आदिवासी के रूप में हमको एक राज्यपाल जो दिया भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कभी भी कांग्रेस ने इसकी चिंता नहीं की। इनकी मजबूरी थी कि फूलोदेवी नेताम को देना था, नहीं तो आउटसाइडर लाने के लिए इनके पास पर्याप्त था। अब दूसरा, कांग्रेस प्रवक्ता लगातार उनके प्रश्नों को गिना रहे थे, उनकी योग्यता को बता रहे थे, उनकी राज्यसभा में मतलब क्या कहते हैं सक्रियता से। तो अभी जिनकी सीट खाली हुई है KTS तुलसी की या रंजीता रंजन राजीव शुक्ला की 2 सीट है, 2 तो अगले 2 द्विवार्षिकी में मतलब वो असफल थे। फूलोदेवी नेताम की मतलब इन्होंने सक्रियता का वर्णन किया, जरा उनका भी कर लेते। मैं तो उनके राज्यसभा में प्रश्नकालों को छोड़ दूं, उनके डिबेट को छोड़ दूं। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ कितनी बार आए, क्योंकि 3 जो सांसद थे छत्तीसगढ़ से, जो वो कितनी बार छत्तीसगढ़ आए मुझे बता दीजिए। उस फंड का छत्तीसगढ़ कितना सदुपयोग किया वो बता देते। छत्तीसगढ़ के कितने मुद्दे को उठाते, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता ये भी बता देते। क्या वो तीनों कांग्रेस के सदस्य रायपुर को अच्छे से जानते हैं, भिलाई को अच्छे से जानते हैं, दुर्ग को अच्छे से जानते हैं, बिलासपुर को अच्छे से जानते हैं, रायगढ़ को अच्छे से जानते हैं। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी को जो सौदेबाजी हुई थी मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उसमें यह था कि हम जब जो भी नाम देंगे उसको आपको स्वीकार करना होगा। लेकिन रविंद्र जी, बात तो ये है ना यहाँ पर, ठीक है, जो आपने बात कही मैं उसका जवाब लूंगी जावेद जी से, लेकिन बात तो यहाँ पर ये है ना कि जो बात कह रहे हैं जावेद जी की उनका जो अनुभवी चेहरा है वो बाजी में आ जाएगा, आपका चेहरा नया है। एक सदस्य तो लेने ही है, अनुभवी मतलब युवा और अनुभवी कोई बात नहीं है। 2 राज्यसभा की सीट खाली हुई है, दोनों की संख्या पर्याप्त है। एक मतलब भारतीय जनता पार्टी से जाना है, एक कांग्रेस से जाना है, उसमें कोई बात ही नहीं है।
दोनों एक एक जाना तय है। तो अनुभवी और युवा की और अनुभवी की बात करें तो आप लक्ष्मी वर्मा जी को देख लीजिए, वो पूर्व जिला पंचायत की मतलब अध्यक्ष रह चुकी हैं, महिला आयोग की सदस्य हैं, पिछले 30 सालों से पार्टी में लगातार काम कर रही, सक्रियता से काम कर रही। तो अनुभव को आप किस रूप में देखेंगे, उम्र के रूप में कि पार्टी में काम करने के रूप में? यदि उस रूप में देखेंगे तो नितिन नवीन जी तो ऑलरेडी 45 साल के हैं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी। योग्यता को, उनके अनुभव को, उनकी मेहनत को ध्यान में रखकर चयन करती है। ऐसा नहीं कि उम्र ज्यादा है या राहुल गांधी या सोनिया गांधी जो बोल दी उस हिसाब से हमारे वो अनुभवी है, काम बहुत करी है, पर्याप्त रूप से करी है और उन्हें चुना गया है तो बहुत अच्छा से चुना गया है। और जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि आखिरकार कम से कम इस बार कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ मूल के चेहरे पर 2 दाव लगाया। देखिए साक्षी जी, आपने उनसे सवाल पूछा अपने घर के बारे में, लेकिन कमजोर व्यक्ति की निशानी देखिए, अपने घर के बारे में बताने के बजाय पड़ोसी के घर की बुराई करने में ये खड़े हो गए। और भारतीय जनता पार्टी का यही एक चरित्र है कि वो अपनी गिरेबान में तो झांकते नहीं है, पड़ोसी के घर के गिरेबान में जरूर झांकते हैं। मैं आपसे माध्यम से 2-3 सवाल पूछता हूं। ये इन्होंने कहा केटीएस तुलसी जी के बारे में, मैं बताता हूं आपको, सबका जवाब मिलेगा। केटीएस तुलसी जी की उपस्थिति जो रही है औसतन राज्यसभा में 83% रही है। बहस में उनकी भागीदारी रही है। सुनिए ना, मैंने नहीं बोला, बहुत सावधानता से सुना। रविंद्र जी आप भी सुनिए। बहस में भागीदारी उनकी 102 बहसों में उन्होंने भागीदारी, प्रश्न उन्होंने उठाए देश भर और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए 244 उन्होंने प्रश्न उठाए। तो ऐसा नहीं है कि हमने भेज दिया और वो घर में बैठे रहे। उनकी भागीदारी और देश के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने उसको निर्वहन पूरी निष्ठा से किया। अब मैं आता हूं, मैं तो बधाई देने के लिए आया था आज लक्ष्मी वर्मा जी को। मेरी तरफ से बधाई है, क्योंकि 2 सीट है, निर्विरोध वो जीतेंगी। फूलो देवी नेताम भी निर्विरोध जीतेंगी और वो जाएंगी। पर लेकिन जहां अब कांग्रेस की इतनी बुराई हुई है तो मुझे मजबूरन कुछ सवाल तो खड़े करने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी पर। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 7 नामों का पैनल भेजा। उस 7 नाम के पैनल में आप ही मुझे बताइए, लक्ष्मी वर्मा जी का नाम था क्या? लक्ष्मी वर्मा जी का नाम तो उस पर्ची वाले मुख्यमंत्री की तरह वैसी पर्ची से आया ना। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की वो जो समिति जिन्होंने 7 नामों का पैनल बना के भेजा था, वो समिति क्या लक्ष्मी वर्मा जी को इस काबिल, इस लायक नहीं समझती थी कि उनका नाम ही उस पैनल से में नहीं रखा गया? वो तो लक्ष्मी वर्मा जी कहीं ना कहीं, वो भले नाम ले रही होंगी मुख्यमंत्री जी का, किरण सिंह देव जी का, लेकिन वो अंदर ही अंदर धन्यवाद तो मोदी जी का कर रही होंगी। नितिन नवीन जी जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं, उन्होंने उस 7 नाम में लक्ष्मी वर्मा जी का नाम जुड़वाने का नहीं सोचा। उन्हें भी ज्ञात नहीं था कि लक्ष्मी वर्मा भी कोई नाम है और उस लायक हो सकती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात साक्षी जी, देखिए लक्ष्मी वर्मा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। हमने एक अनुभवी और एक ऐसी महिला को दोबारा अवसर दिया है जिन्होंने मेरिट में अपना कार्य किया है। मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच को और विचारधारा को छोड़ करके लक्ष्मी वर्मा जी फूलो देवी नेताम जी से बहुत कुछ सीख सकती हैं। उनसे सीखें और राज्यसभा में जाकर के छत्तीसगढ़ की सशक्त आवाज बने, जिस तरह से फूलो देवी नेताम जी बनी है। क्योंकि 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के सब हमारे संसद में हैं, लेकिन मुंह में ताला लगा रहता है, सवाल नहीं करते हैं। हजारों सैकड़ों ट्रेन बंद हो जाती है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। हसदेव से लेकर के तमनार से लेकर के सारे जंगल कट रहे हैं, लेकिन वो सारे सांसद खामोश हैं। फूलो देवी नेताम जी जिस तरह से बात रखी है राज्यसभा में, वैसी लक्ष्मी वर्मा जी भी बात रखें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की परछाई से दूर रह करके काम करें। अवसर मिला है, राज्य की जनता उन्हें देखेगी, आगे भविष्य उनका उज्जवल रहे, यही कामना करता हूं। जवाब दीजिए रविंद्र जी। समझ में नहीं आता इस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बेशर्मी लेके आते हैं। अभी इनको शर्म नहीं आती है, कहते हैं कि मतलब 9 सांसद छत्तीसगढ़ के वहां ये नहीं करते। आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। 2001
बताइए हाँ, बताइए, सुनिए, मैंने आप तो एक और सबका बोलिए। बताया, रिकॉर्ड आपने दीजिए, मुझे आप आपने मुझे रिकॉर्ड बोला दीजिए। इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ, सुन लीजिएगा, आप जरा रिकॉर्ड के साथ सुनिएगा। दीजिए, कितने सर सवाल मानिए, पूछे, चलिए चलिए आपको बताइए। मतलब कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि उसके बारे में बोलते हैं, 9 सांसद ना हम कम से कम 25 सालों से लगातार ये कर रहे हैं। और रही बात, आपको यदि बहस सुनना आता होगा ना लोकसभा का, तो जरा संतोष पांडे जी को सुनिएगा, जरा ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को सुनिएगा। आंकड़े अरे के नहीं अब नहीं सुन नहीं, लीजिए, गाल बजाने अब वाली सुन बात जावेद जी नहीं, आ रहे लीजिए। हैं गाल आपके बजाने पास, आप वाली क्या बात कहते नहीं, हैं, फिर आप बात आंकड़ों पूरी के कर साथ ले रखिए, रविंद्र जी। ऐसा आंकड़ों बहस के नहीं साथ होगा। रखिए। मुझे प्रवचन दे रहे थे कि बीच में मत बोलिए, अब बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। अरे कम से कम संतोष पांडे जी को और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को सुन लीजिएगा, किस तरह ज्वलंत मुद्दों को और केवल छत्तीसगढ़ के मुद्दों को कितने बेहतरीन तरीके से उठाते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं मानता हूं कि आप डिबेट में केवल हल्ला करने आए हैं, उनका डाटा लिखने आए हैं। जरा संतोष पांडे जी की भाषा शैली को देखिएगा और जिस तरह से प्रश्न उठाते हैं डाटा उसको रखिएगा, देखिएगा। मैं और तो डाटा ब्रिजमोहन दिया। अग्रवाल जी के स्थानीयता को तो आप ये कुछ नहीं देख रहे जावेद जी एक बार बात फिर आप पूरी कर ले राजनीति से रविंद्र जी, मैं प्रेरित आ है। रही हूँ आपके मैं पास। तो आपको जवाब दे रहा हूँ। बोलिए रविंद्र जी। क्या मतलब शांति से सुनते हैं, उनके जवाब को जरा सुनिए संतोष पांडे जी को और ब्रिजमोहन अग्रवाल को, आपको समझ में आ जाएगा छत्तीसगढ़ में कैसे मतलब सांसद लोकसभा में डालते हैं। रही बात क्या कहते हैं, पैनल पे नाम की बात कर रहे हैं कि मतलब ये हो गया वो हो गया। मैं एक ही उदाहरण देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं देता। हमारे राजनांदगांव विधानसभा से ना जब पैनल बना था तो गिरीश देवांगन नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका पैनल में नाम नहीं था और वो आ गया लड़ने के लिए, पूरी तरह 46,000 से वोट चाह के। तो ये पैनल को किसने बनाया था भाई, जो उसका नाम नहीं था और आपने राजनांदगांव भेज दिया था, आरिफ जावेद तब जी। एनल पैनल चैनल नहीं चलता आप लोगों का है। अब हम जब करें तो उसे प्रश्न, अरे हमने तो कम से कम पैनल बनाया, बहुत पहले बनाया, आपने तो पैनल बनाने की भी हिम्मत नहीं की। नहीं तो राजनांदगांव बता दीजिएगा कौन क्या कहते हैं गिरीश देवांगन कहां से कौन से पैनल में था, या आपके जिला अध्यक्षों की सूची निकालूं मैं कि कितने पैनल में नाम गए और कितने बने और कितने पैनल के बाहर गए। ये आपका प्रत्येक व्यक्ति का वो रहता है। और चूंकि लक्ष्मी वर्मा जी छत्तीसगढ़ की एक सशक्त महिला है, नारी सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है और शानदार काम किया। हमने दिया, हमने पैनल बनाया, उसके बाद लगा कि हमको और कुछ करना चाहिए, हमने कर लिया। ये हमारा इंटरनल मामला। आज आपका बताता हूँ, टीएस सिंहदेव जी ने क्या कहा कि मैं भी राज्यसभा की दौड़ में था, मैं भी मुख्यमंत्री के दौड़ में था, मैं भी पीसीसी अध्यक्ष की दौड़ में था। ये जय वीरू वीरू कुछ नहीं होता। कब तक लोग जय वीरू को देखेंगे? 16 फिल्में एक आध बार बन जाती, बार ये अंतर कला आपको दिखाता है। आपकी ऐसे पार्टी हिमाचल में अभी भी एक देखने घंटा को पहले मिला उन्होंने आज। बयान दिया, जरा देख लीजिएगा उस बात को, फिर उसका चर्चा करिएगा। हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही हुआ रविंद्र जी। इसी का आपकी बात का जवाब मैं लेती हूँ। जावेद जी आप जवाब दीजिए, लेकिन सवाल है कि ये भी कुछ खबरें ऐसी भी आ रही, कांग्रेस पार्टी अब क्रॉस वोटिंग की आशंका में चौकन्नी भी हो गई है, कुछ खबरें ऐसी भी हैं। नहीं नहीं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट थी भाई, हमने तो कोई पैनल और एनल का तो ढकोसला नहीं चलाया ना साक्षी जी, ना हमारे तरफ से। अरे भैया सुनिए ना, बता अभी दीजिए हम जवाब राज्यसभा, दीजिए मेरे प्रश्नों का। अरे हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, आप राज्यसभा में रहिए ना। अभी आप पैनल फिर क्यों नहीं आए? आप अच्छा, पैनल बारी बारी बात करिए। आप पैनल से आपको नाम ही नहीं लेना था, तो पैनल से ढकोसला क्यों किया? रविंद्र जी मैं आ रही हूँ आपके पास। रविंद्र जी, जरा बताइए आप। रविंद्र जी एक बार जावेद जी अपनी बात रख ले, फिर मैं आप ही इससे जवाब लूंगी। बोलिए जावेद जी। देखिए साक्षी जी, हमने तो कोई पैनल नहीं बनाया, बात अभी राज्यसभा की हो रही है। इन्होंने ही पैनल का ढिंडोरा पीटा, मीडिया के माध्यम से खूब हो हल्ला मचाया। मैंने कई डिबेट में रविंद्र जी को भी देखा बैठ करके पैनल 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 किए। हमारे एक वरिष्ठ प्रवक्ता है धनंजय जी, उन्होंने उनको पहले ही बोल दिया रहा, जिस तरह से पर्ची वाले मुख्यमंत्री आएंगे देख लीजिएगा, पर्ची वाले राज्यसभा सांसद का भी टिकट कोई लेकर के आएगा। और हुआ वही, पर्ची वाले ही राज्यसभा सांसद बने, उस पैनल से कोई नहीं बना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने कहा कि हमारे 9 सांसद, भाई मैंने फूलो देवी नेताम जी का पूरा रिकॉर्ड रखा, इन्होंने केटीएस तुलसी जी का नाम लिया, मैं उनका भी पूरा डाटा के साथ रखा। मैं चुनौती देता हूं, गूगल ही कर ले, 2 मिनट का समय ले लेते हैं, जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक गूगल ही कर ले। 9 सांसदों ने कितने सवाल उठाए छत्तीसगढ़ को लेकर, कितने जनहित के मुद्दे उठाए छत्तीसगढ़ को लेकर, ये बता दे। देखिए अभी जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो अभी आपने देखा है लगातार वो धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग क्या है, उनका कहना क्या है कि हमें 17 महीने से वेतन नहीं मिला। उस पे भारतीय जनता पार्टी की दलील क्या थी मालूम साक्षी जी, कि केंद्र का अंश नहीं मिला हमें, केंद्र का अंश नहीं मिलने की वजह से नहीं हुआ।
तो केंद्र का अंश दिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जनता द्वारा चुने गए 9 सांसदों की ही तो थी। वो 9 सांसद केंद्र का अंश नहीं ला पाए, जिसके भुगत भोगी आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। इसकी विफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी लेगी ना, वो सांसद लेंगे ना। सफलता की बात कर रहे हैं ये, चलिए गूगल करिए, बताइए किस सांसद ने कितने सवाल उठाए। आप कर लीजिए अभी तुरंत। जंगल कट रहे थे, किस सांसद ने उस पर रोक लगाने की बात करी? किसने? बेला जिला की डिपॉजिट फोर, जिसको बस्तर के आदिवासियों के आराध्य मानते हैं, उस डिपॉजिट फोर को, उस पे ये फर्जी ग्राम सभा करा करके जिंदल मित्तल को दे दिए। कौन सा सांसद है? बस्तर में तो सांसद है ना महेश कश्यप, भारतीय जनता पार्टी के। संसद में उठाए क्या आवाज? पूछिए इनसे, उसके खिलाफ कौन सी बात वो रखे? उन्होंने एक बार भी कहा संसद में? अरे संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सिर्फ मोदी मोदी करने जाते हैं और मोदी के लिए ताली बजाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। ना, बिल्कुल बजाएंगे ताली। जवाब दीजिए रवि जी। हमारे नेता है, आपके राहुल गांधी को कोई पूछता नहीं होगा जो उसके लिए ताली बजाए। रही बात आप बोल रहे थे ना, कमेंट ना करें प्लीज ने कहा, प्लीज रवि जवाब दीजिए। मैं जवाब सिलसिलेवार इनके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। ये बोल रहे थे क्या कहते हैं, मतलब जो सेंट्रल से नाम आता है हमारे यहाँ, अरे इनके दीपक बैज ने कहा एआईसीसी जो नाम फाइनल करेगा उस नाम को हम भेजेंगे। आज ही टीएस सिंहदेव ने कहा किसी को पता नहीं होता है। अब सुन लीजिएगा ना दोनों, इनके अभी टीएस सिंहदेव ने आधा घंटा पहले कहा किसी को कुछ नहीं पता रहता, एआईसीसी जो नाम भेज देता है वही फाइनल हो जाता है और हम पे प्रश्न उठाएंगे। रही बात, यहाँ मैं प्रश्नोत्तरी खेलने नहीं बैठा हूँ कि मैं इसका ये बताऊं उसका वो बताऊं। आप 2 मिनट में गूगल उठा के देख लीजिएगा, संतोष पांडे बृजमोहन अग्रवाल की सक्रियता कितनी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, ये मतलब किसकी बात कर रहे हैं? वो आंगनबाड़ी लोगों को शर्म नहीं आती? कांग्रेस के लोगों को, जब पीएससी में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे थे और लड़के ना रोड में निकल रहे थे, उनको पत्थर मार रहे थे, उनको डंडे मार रहे थे, पानी के कैन मार रहे थे कि सीबीआई जांच करा दे, तब भूपेश बघेल जी सीबीआई को प्रतिबंधित करके रखे। और आज किसको उठा रहे हैं? वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को। और मैं बताऊं, हमने जब आई सरकार में हमने सीबीआई जांच कराई, इनके बड़े बड़े जो होते, पता चला किस तरह से पूरे जेल में है, कैसे फर्जीवाड़ा किए। एक साल पहले प्रश्न पत्र दे दिया और ये बात करेंगे इसकी, क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी लोगों की। पीएससी में जब भ्रष्टाचार कर रहे थे कांग्रेस के नेता और अधिकारी मिलकर, तब इनके मुंह में दही जम गया था क्या? इन्होंने क्यों सीबीआई जांच नहीं कराई, प्रतिबंध क्यों लगाया? जवाब दे दो। सुन लीजिए, मैं पहले जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद दीजिएगा। आपने कहा क्या कहते हैं, इसका केंद्र का अंश कहाँ? आंगनबाड़ी के, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 16 लाख के लिए जब भूपेश बघेल को बोले ना, इसमें प्रधानमंत्री का नाम है। यदि प्रधानमंत्री का नाम नहीं होता तो हम दे देते पैसा 60-40 का रेशियो।